नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राजील के इतिहास के बारे में। ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। इसके साथ ही पॉपुलेशन वाइज भी ये 6ठा सबसे बड़ा देश है। इस देश के इतिहास को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इसके अंदर जो जो की इवेंट्स हुए जिनकी वजह से आज का ब्राजील बना और एक शेप में आया, उसका टेरिटोरियल एक्सपांशन हो, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल स्ट्रक्चर हो, जो भी डेवलप हुआ है, जिसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन सभी का हम एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे और टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे कि कौन सा घटनाक्रम कौन से दौर में हुआ है। तो ब्राजील का इतिहास जो है तकरीबन 10,000 से 12,000 बीसी से ही शुरू हो जाता है, जब यहाँ पे होमोसेपियंस सबसे पहले आके रहने लगे थे, जब दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में वो लोग आके रहने लगे। लेकिन आज का जो ब्राजील है वो ब्राजील इसलिए बना क्योंकि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान पुर्तगाल ने इसे खोजकर अपनी कॉलोनी बनाया था, और जिस क्षेत्र को पुर्तगाल ने अपनी कॉलोनी बनाया वही आज के समय ब्राजील है। ब्राजील को पुर्तगालियों ने तकरीबन 300 सालों तक अपनी कॉलोनी बना के रखा, और जब ये कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ 19वीं शताब्दी के अर्ली पीरियड में, तो ये एक किंगडम के तौर पे आजाद हुआ था। उसके बाद किंगडम से ये एक रिपब्लिक स्टेट कैसे बना, उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई। कई सारे मिलिट्री कू हुए, कई सारी डिक्टेटरशिप्स यहाँ पे आई, कई बार संविधान लिखे गए और कई उलटफेर हुई। फाइनली आज का जो ब्राजील आप देखते हैं वो 1985 की देन है। 1985 में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नया संविधान लिखा गया और रिपब्लिकनिज्म यहाँ पे आया, वहां से आप मान सकते हैं कि अब का ब्राजील तैयार हो गया था। तो हम तकरीबन 10,000 बीसी से 1985 तक चलेंगे। तो इतना लंबा इतिहास हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको समय तो लगेगा ऑब्वियसली। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 40 मिनट से 1 घंटे के बीच का समय लग सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ये देखिए, आप इसका टेरिटोरियल एक्सपांशन और इसके फॉर्मेशन का अगर जियोग्राफी आप देखना चाहें तो 1534 में ये हुआ, 1572 में ये हुआ। ये घटनाएं मैं आपको बताऊंगा आगे। 1709 में इतना बड़ा एरिया हो गया था, 1789 में और बड़ा हो गया था, उसके बाद 1823, उसके बाद 1889, आगे आप देखते जाइए 1943, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और 1990 यानी कि फाइनल जो आप मैप में अब देखते हैं ब्राजील को, वो 1990 के दौर में इन्होंने दिखा दिया है। कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, 6ठा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज। यहाँ पे 211 मिलियन लोग जो हैं रहते हैं। इसकी कैपिटल सिटी है ब्राजीलिया इसकी कैपिटल सिटी है। कई लोगों को लगता है रियो डी जेनेरो जो शहर है वो इनकी राजधानी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ पे ओलंपिक गेम्स भी हो चुके हैं, लेकिन इनकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। ब्राजील के अंदर 4 टाइम जोन हैं। टाइम जोन क्यों होते हैं 4? क्योंकि बहुत बड़ा देश है एरिया वाइज, तो टाइम जोन 4 है यहाँ पे, ताकि हर जगहों पे अलग अलग समय रहता है। भारत में एक ही टाइम लाइन है, रशिया में जैसे 5 टाइम लाइन है। जो बड़े देश हैं उनके अंदर टाइम लाइन ज़्यादा होती हैं, तो उस हिसाब से हैं। उसके अलावा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पोर्टुगीज है, पुर्तगाली भाषा ये बोलते हैं, क्योंकि पुर्तगाल की एक लंबे अरसे तक कॉलोनी रहे और वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रही। और ज़्यादातर हैबिटेंट जो हैं वो भी पुर्तगाली ओरिजिन के ही हैं। उनके फोरफादर्स को अगर आप देखेंगे पीछे से जाके तो वही मिलेंगे। और कई लोग जो हैं यहाँ पे नेटिव्स के साथ घुल मिल गए, उनके साथ उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए। तो ये यहाँ के जो ओरिजिनल्स थे, जो यहाँ के नेटिव्स थे, वो पॉपुलेशन उनके साथ मिक्स हो गई। उनकी संख्या कम बची लेकिन उनके साथ मिक्स हो गई। उसके अतिरिक्त अफ्रीकन ओरिजिन के लोग भी यहाँ पे ब्राजील में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो दौर था एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का, जब यहाँ पे कोलोनाइजेशन हुआ तो बहुत सारे दासों को अफ्रीकी महाद्वीप से अमेरिकी महाद्वीपों में लाया गया था, और सबसे ज़्यादा जो दास थे वो ब्राज़ील में लाए गए। तो वो लोग भी इनके साथ मिक्स हो गए, तो इनकी डेमोग्राफी जो है वो काफ़ी बदल गई। बाद में जब पुर्तगाली यहाँ पे आए, उसके बाद से ही कोलोनाइजेशन के पीरियड से, तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूरोपियंस के आने से पहले ब्राज़ील की जो ज़मीन है यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स ट्राइब्स रहती थी, बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, जिनको सामान्यतः यूरोपियंस जो हैं वो इंडियंस कह देते थे, रेड इंडियंस कह देते थे। इंडियंस क्यों कहा जाता था? क्योंकि यूरोपियंस जो है वो इंडिया की खोज के लिए निकले थे।
उनको लगा जब वो पहुंचे कि वो इंडिया पहुंच गए हैं। वो इंडिया नहीं पहुंचे थे, वो पहुंचे थे तो अमेरिकी महाद्वीप, लेकिन उस समय उनको पता नहीं था। तो वो जब वहां पे पहुंचे तो उनको इंडियंस नाम दे दिया गया, और इंडियंस देने के बाद वो शब्द काफी लंबे समय तक उसी का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन वो नेटिव अमेरिकन्स, जो अमेरिकी महाद्वीप के लोग हैं, उनको ये इंडियंस कह देते हैं, सभी को कह देते हैं सामान्यतः। ये ब्राजीलियन लोग जो है यहाँ पे रहते थे। पेड्रो अल्वेरेस कैब्रल ने यहाँ पे 22 अप्रैल 1500 को पहली यात्रा करी थी ब्राजील की। क्यों की थी वो आगे मैं बात करूंगा आपसे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो इंडिया आना चाहता था, उसको किंगडम ऑफ पोर्टुगल और कैथोलिक चर्च ने स्पॉन्सर किया था। तो उसने इस जगह को खोजा, तो उसके बाद इसका नाम ही उसने दे दिया द लैंड ऑफ होली क्रॉस, यानी कि होली क्रॉस, यानी कि आप जानते हैं क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। तो ये क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे प्रचार प्रसार करना चाहता था, तो लैंड ऑफ होली क्रॉस इसका नाम दे दिया। और यहाँ पे एक पेड़ बहुत बहुतायत में पाया जाता था, उसका नाम था ब्राजील वुड का पेड़। ब्राजील वुड ट्री जो था, उसी की वजह से इसका नाम आगे चल के ब्राजील पड़ा। तो आपको ये पता होगा कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान वास्को डी गामा जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था 1498 में। और ये यहाँ पे आया तो इसका पहले तो स्वागत हुआ, लेकिन इसकी मंशाओं को देखते हुए यहाँ के राजा ने इसको यहाँ से भगा दिया। भगाने के बाद ये वापस लिस्बन पहुंचता है, पुर्तगाल की राजधानी, और यहाँ पे जाके बताता है कि अगर हमें भारत के साथ व्यापार करना है तो फोर्सफुल करना पड़ेगा और हमें अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। और उस सेना को कैब्रल की लीडरशिप में भेजा गया 13 जहाजों के साथ। और वो यहाँ से थोड़ा सा रास्ता भटक गया, और रास्ता भटक के वो यहाँ पे पहुंच गया, पोर्टो सेग्लो। यहाँ पे पहुंचने के बाद उसने देखा कि ये जगह मिल गई है हमें, तो यहाँ पे भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम अपनी कॉलोनी स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ये जगह खोज ली थी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। स्पेनिश लोग पहले ही पहुंच चुके थे यहाँ पे, 1492 में ही पहुंच चुके थे। आपको पता हो गया कि स्पेन से निकल के क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गया था। तो उसके बाद कैब्रल जो है इवेंचुअली भारत भी पहुंचा, लेकिन उसने इससे पहले ही 1500 में क्या है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील की खोज कर दी थी। ये चीजें हुई। उसके बाद 16 से अर्ली 19 सेंचुरी तक ये ब्राजील का जो क्षेत्र है मेनली ये पुर्तगालियों का जो है साम्राज्य रहा, उनकी कॉलोनी रहा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपनिवेश रहा। तो पुर्तगाली एम्पायर का ये एक इंटीग्रल पार्ट रहा। इसका नाम दे दिया गया लैंड ऑफ होली क्रॉस, क्योंकि पुर्तगाल के साथ में चर्च के अच्छे संबंध थे। चर्च को खुश करने के लिए नाम दिया गया, और क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ब्राजील वुड का पेड़ मिलता था, तो इसका नाम लैंड ऑफ ब्राजील भी पड़ गया, और आज इसे ब्राजील के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में आप इसमें देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अर्ली पीरियड में यहाँ पे कई रिफॉर्म्स होते हैं, कई चीजें होती हैं, और किंगडम ऑफ ब्राजील बनता है, पुर्तगाल से अलग हो जाता है। हालांकि उसको भी पुर्तगाली शाही परिवार का ही एक लीडर जो है मोनार्की के तौर पे स्थापित करता है। लेकिन उसके बाद कई सारे घटनाक्रम होते होते 20वीं शताब्दी में ये अलग तरीके की स्थिति में आता है। 7 सितंबर 1822 को किंगडम ऑफ ब्राजील स्थापित होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 1889 में ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रिपब्लिक स्टेट बनता है, और यहाँ पे एक मिलिट्री कू होता है, वो व्यक्ति ही इसका प्रेसिडेंट बनता है। उसके बाद 1985 में और 1964 में एक और मिलिट्री कू होता है, जिसमें डिक्टेटरशिप आ जाती है, और डिक्टेटरशिप जो है वो भी एक लंबे समय तक चलती है, 1985 तक चलती है। और फाइनली 1985 में आज का जो आप ब्राजील देखते हैं वो स्थापित होता है एक डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक के तौर पे। तो इसको हम मैं ओवरव्यू आपको पहले बता चुका हूं, आपको कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। 2 बार मैंने कुछ चीजें रिपीट भी करी हैं यहाँ पे। तो अब आप समझिए कि क्या कुछ कब कब हुआ, कैसे हुआ, उसको हम देखते हैं। तो जो पीरियड था जिसमें कैब्रल यहाँ पे पहुंचा नहीं था, कैब्रल कौन, वो एल्वेगेरो जिसका नाम था कैब्रल, ये वाला व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो इस यात्रा के थ्रू पहुंचा था, कैब्रल की जो यात्रा हुई, इसका नाम था पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। ये जब यहाँ पे पहुंचा नहीं था, उससे पहले का जो ब्राजील का इतिहास है उसको कहा जाता है प्री कैब्रल हिस्ट्री। और पूरे अमेरिकी महाद्वीप में वो पीरियड जब यूरोपियंस पहुंचे नहीं थे, उसको प्री कोलंबियन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पहले जिस तरीके का अमेरिका था उसको प्री कोलंबियन पीरियड। और कैब्रल से पहले ब्राजील को स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, प्री कैब्रल हिस्ट्री। तो ये वाला जो पीरियड है इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। तो एक समय माना जाता है कि तकरीबन 9000 से 11000 बीसी पहले जो है यहाँ पे होमोसेपियंस पहुंच चुके थे। ह्यूमन रिमेन्स वहां पे मिले हैं, खुदाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो भी होते हैं उनसे पता चला है कि यहाँ पे होमोसेपियंस की एंट्री हो चुकी थी। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ट्राइबल लोग जो है वो रहते थे।
वो मक्कड़ प्रजातियां रहती थी। पहले के जो थे वो सिर्फ क्या करते थे, शिकार के लिए आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो यहाँ पे सेटल होने लग गए, एग्रीकल्चर आने लग गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होने लग गई। इन लोगों को शुरुआत में ये पुर्तगाली जो हैं वो इंडियंस कहते थे, लेकिन अभी भी वो डिस्प्यूटेड बात है कि इनको क्या कहा जाना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन माइग्रेंट्स, हंटर्स जो थे, जो अमेरिकी महाद्वीप में पहुंचे बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से, वो आपको पता होगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्री कोलंबियन पीरियड में, कि होमोसेपियंस के माना जाता है कि यहाँ पे हुआ होमोसेपियंस का जन्म अफ्रीकी महाद्वीप में। उसके बाद इस माइग्रेशन रूट के माध्यम से वो इंडिया पहुंचे 17,000 साल पहले। उसके बाद एक वेव जो है वो इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली गई, एक वेव जो है वो इधर एशिया के इस रास्ते चली गई। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है रशिया से अगर आप अलास्का की तरफ जाएंगे तो बेरिंग स्ट्रेट आएगा। बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते होते हुए ये अमेरिकी महाद्वीप में 15,000 साल पहले पहुंच चुके थे। कौन? होमोसेपियंस, पहले ह्यूमन बींग्स, आज के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पहुंच चुके थे। और उसके बाद तकरीबन माना जाता है कि 12,000 साल पहले, 15,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में, और अगले 3,000 साल में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पहुंच गए। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पहुंचे तो उसके बाद तकरीबन यहाँ पे भी 11 से 12,000 साल पहले जो है होमोसेपियंस पहुंच चुके थे। कहाँ पे? आज के ब्राजील में। तो ब्राजील में ये पहुंचने लग गए तो पहले तो हंटर गैदरर्स थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। उसके बाद धीरे धीरे नोमैडिक ट्राइब्स रहे, कहीं थोड़ी बहुत खेती करने लग गए, फिर धीरे धीरे सेटल्स होने लग गए। तो इस तरह से चीजें चली, और हमें बहुत ज्यादा इतिहास पता नहीं चलता है 1000 बीसी से पहले का। 1000 बीसी के आसपास के समय में चलेंगे तो उस समय इन्होंने फार्मिंग स्टाइल को अपनाया था, फार्मिंग लाइफ स्टाइल को, मतलब अब ये खेती करने लग गए थे, नोमैडिक नहीं रहे थे, हंटर गैदरर उतने नहीं रहे थे। तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर करते थे, मेज की खेती करते थे, स्वीट पोटैटोज की खेती करते थे, और कुछ लोग जो हैं वो कॉटन और तंबाकू की खेती भी करते थे। तो ये सब चीजें देखने को आपको मिलती हैं। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर ये लोग करते थे, उसका ऐश का इस्तेमाल करते थे, एक खाद के तौर पे, नाइट्रोजन के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये सब चीजें यहाँ पे होती थी, फर्टिलाइजर के तौर पे ऐश का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें धीरे धीरे करके इन्होंने डेवलप कर ली थी। और इस दौर में आप जानते हैं कि अमेरिका में कई सारे सिविलाइजेशंस थे, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। कई सारे सिविलाइजेशंस का, ओल्मेक सिविलाइजेशन हुआ, उसके बाद माया सिविलाइजेशन, एज़टेक सिविलाइजेशन, तो ये सब बाद में आए, लेकिन वहां पे भी कुछ छोटे मोटे सिविलाइजेशंस जरूर थे, नॉर्थ में भी, मेजो अमेरिका में भी, और साउथ में भी। तो यहाँ पे भी कई सारी ट्राइब्स रहती थी। जब यूरोपियंस यहाँ पे पहुंचे थे तो तकरीबन 2000 के आसपास ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी, जिनके अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, कुछ विविधताएं थी, कुछ सिमिलरिटीज थी। लेकिन ये जो ट्राइब्स थी कुछ सेमी नोमैडिक थी, और कुछ जो है वो एक जगह सेटल्स भी हो रखी थी। ये हंटिंग भी करते थे, फिशिंग भी करते थे, और कुछ माइग्रेंट एग्रीकल्चर भी करते थे। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो 1500 से पहले, 1500 में आप जानते हैं कि पुर्तगाली आए थे, कैब्रल यहाँ पे पहुंचा था। उससे पहले हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि एक प्रॉपर जो है सिविलाइजेशन ऐसा नहीं था जिसमें आप देखें कि ब्राजील के अंदर एक पूरा यूनिफाइड एम्पायर था या यूनिफाइड सिविलाइजेशन था। नहीं, यहाँ पे ट्राइब्स रहती थी, उन ट्राइब्स का अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरीका था रहने का। कोई किस तरह से रहता था, कोई फिशिंग ही करता था, कोई सिर्फ हंटिंग करता था, कोई खेती करता था। इस तरह से चीजें थी, सबके अपने अपने तौर तरीके थे रहने के। उसके बाद 16वीं सेंचुरी के अराउंड आप देखेंगे तो ये लोग जो हैं सिर्फ कोस्टल एरियाज में रहते थे, रिवर्स और इसके अटलांटिक ओशन के जो बैंक्स थे, रिवर बैंक थे और कोस्टल एरियाज थे, वहां पे ये लोग रहते थे। कई सारी इनकी ट्राइब्स वहां पे रहती थी। तो ये प्री कैब्रल पीरियड हो गया। अब डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी कब होती है? एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का जो दौर था, मैं आपको काफी सारी चीजें उसके बारे में बता चुका हूं। एज ऑफ डिस्कवरी के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया। एज ऑफ डिस्कवरी में क्या हुआ कि यूरोप के लिए जब ये वाले रास्ते बंद हो गए, पुराना सिल्क रूट बंद हो गया इंडिया और चाइना पहुंचने का, क्योंकि यहाँ पे ओटोमन एम्पायर इनको ट्रेड करने के लिए रोक रहा था, व्यवधान डाल रहा था। तो यूरोप ने क्या है कि नए रास्ते खोजने की मुहिम चलाई, और जिसमें दो जो किंगडम है वो सबसे आगे थे, एक था स्पेन और एक था पुर्तगाल। और इन दोनों देशों का मकसद ये था कि इंडिया के लिए एक नया रास्ता खोजा जाए। इंडिया पहुंचना है तो हम समुद्र के रास्ते एक नया रास्ता खोजते हैं। उसके लिए उन्होंने कई सारे जहाजी समूहों को और एक्सप्लोररों को, नेविगेटर्स को पैसा दिया फंड करके कि आप जाओ और यहाँ पे इंडिया की खोज करो। तो स्पेन से जो व्यक्ति निकला, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो बोला कि मैं तो वेस्ट की तरफ जाऊंगा
और वेस्ट की तरफ जाके इस रास्ते से होता हुआ मैं वेस्ट वर्ड ट्रेवल करके इंडिया पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो वेस्ट वर्ड जाना चाहता था, तो उसको पता नहीं था कि रास्ते में और जमीन आएगी, और वो यहाँ पे बहमास आइलैंड पहुंच गया और अमेरिकी महाद्वीप की एक रीडिस्कवरी हो गई। वो पहुंचने के बाद दुनिया को ये भी पता चल गया कि एक नई जमीन खोजी गई है। इसी दौरान जो है वास्को डे गामा नाम का एक व्यक्ति जो है वो इस केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंच गया। लेकिन उस दौरान जो है चीजें ऐसी हो गई कि अब यूरोप को ये पता चल गया था कि एक नई जमीन भी है, एक नई दुनिया भी है, नॉर्थ साउथ अमेरिका जिसका नाम बाद में पड़ा। तो इसको एक्सप्लोर कौन करेगा? तो इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हो गई और उसके बाद एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ये 1494 में हुई, जिसमें पोप ने इसको रेटिफाई करवाया। इसमें ये लाइन खींच दी गई, आर्टिफिशियल लाइन खींच दी गई, एक तरह से इमेजिनरी लाइन अटलांटिक ओशन के बीच में, और एक ट्रीटी ऑफ जारागोजा भी हुई। इस ट्रीटी में ये समझौता हुआ कि इस लाइन के इधर बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में तो जो है पुर्तगाली जो हैं वो अपना एक्सप्लोरेशन करेंगे, और इधर जो है लाइन के वो स्पेन अपना एक्सप्लोरेशन करेगा और अपने जहाजी बेड़ों को भेजेगा और अपनी कॉलोनी को स्थापित करेगा। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास में किसी भी तरीके से कोई दूसरा यूरोपियन कंट्री शामिल नहीं था। ना इसको फ्रांस रेटिफाई करता था, ना इसको इंग्लैंड रेटिफाई करता था, ना इसको नीदरलैंड्स या कोई और। नीदरलैंड तो चलिए यहाँ तक इनके साथ ही था, स्पेन के साथ ही था, लेकिन बाकी लोग इसको रेटिफाई नहीं करते थे। तो ये जब ट्रीटी हुई तो उस समय जब 1500 में कैब्रल जो है वो पहुंच के यहाँ पे पहुंचा, तो उसको लगा कि ये जो जगह है ये तो टोर्डेसिलास लाइन के इस साइड आती है, तो यहाँ पे तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अंदर अपनी कॉलोनी स्थापित करने के लिए मतलब लीगली करेक्ट था। इसीलिए क्या होता है कि ये एल्वारेस कैब्रल की जो यात्रा है 22 अप्रैल 1500 वाली, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ब्राजील की खोज के लिए, और ब्राजील खोजा जाता है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान। यहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन यूरोपियंस के लिए ये जगह पहली बार खोजी जाती है। एल्वारेस कैब्रल जो है अपनी 13 जहाजों को लेके आया था भारत के साथ ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि जब वास्को डे गामा आया तो वो ट्रेड रिलेशन स्थापित नहीं कर पाया, तो 13 जहाज लेके आया था एक मिशन के साथ और अपनी नेवी लेके कि यहाँ पे अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ी भारत में तो वो लड़ाई लड़के अपने रिलेशन स्थापित कर देगा। लेकिन इसी दौरान जो है वो कहाँ पे पहुंच जाता है? इस जगह पे पहुंच जाता है जिसका नाम लैंड ऑफ ट्रू क्रॉस, लैंड ऑफ होली क्रॉस, ये सब नाम दे दिए जाते हैं। पोर्टो सेगुरो इस जगह पे पहुंचता है और कुछ जगह पे जाके अपने लोगों को यहाँ पे छोड़ देता है। उसके बाद वो भारत की यात्रा के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये चीजें होती है और यहाँ पे वो देखता है कि कई सारे ट्राइबल लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। लेकिन शुरुआत में 1529 तक पुर्तगालियों का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि वो ब्राजील को एक तरह से ऑक्यूपाई करें या उसको अपनी कॉलोनी बनाएं। उनका इंटरेस्ट यही था कि वो इंडिया, चाइना और ईस्ट इंडीज तक जाना चाहते हैं और वहीं पे अपना व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि दक्षिण अमेरिका में हमारे पास बहुत छोटी सी जगह है, क्योंकि यहाँ पे टोर्डेसिलास लाइन आ जाएगी तो इतने से क्षेत्र में हम क्या ही कर लेंगे। ये इनकी उस समय मंशा थी। लेकिन उसके बाद जो है चीजें बदलती हैं। बदलती कब हैं? जब बाकी यूरोपियंस जो हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, ये सब भी इस एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की मुहिम में चलने लगते हैं और नई दुनिया की खोज में निकल के और नई जगहों पे अपनी कॉलोनी स्थापित करने की होड़ में लग जाते हैं। फ्रांस ने क्या किया कि 1555 में एक कॉलोनी को स्थापित किया इस ब्राजील के क्षेत्र के पास दक्षिण अमेरिका में, और ये आप जगह देख सकते हैं। ये मेनली उस दौर का फ्रांस का एम्पायर है। फ्रांस की यहाँ पे कॉलोनीज आपको जगह जगहों पे दिखेंगी, भारत में भी दिखेगी। आपको पता है ना, 7 ईयर वॉर और कर्नाटिक वॉर्स के बाद जो है भारत से फ्रांस को खदेड़ा गया ब्रिटेन के द्वारा। उससे पहले भारत का भी कुछ क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का, वो इनके कंट्रोल में था। इनके एक तरह से यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस मजबूत थे और यहाँ पे ये ज़्यादा मजबूती से रह रहे थे। और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में इन्होंने अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज, छोटे छोटे सेटलमेंट्स स्थापित कर लिए, अपने बंदरगाह स्थापित कर लिए। और नॉर्थ अमेरिका में तो ये कनाडा पहुंच ही चुके थे पहले, और ये लुजियाना वाला जो क्षेत्र है ये भी इनके कंट्रोल में था। तो जब फ्रांस यहाँ पे पहुंच गया तो पुर्तगालियों को ऐसा लगा कि इस जगह को हमें ऑक्यूपाई करना चाहिए, यहाँ पे हमें अपनी सरकार या फिर हमारा कंट्रोल स्थापित करना चाहिए, वरना तो ये जगह हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस जो जगह को, उन्होंने जितनी जगह को कंट्रोल किया था उसको अपने जो नोबल्स थे उनको बांट के दे दिया। 15 स्टेप्स के माध्यम से इसको बनाया। 15 ऐसी स्टेप्स। ये जो 15 क्षेत्र दिख रहे हैं, ब्राजील का शुरुआती फॉर्मेशन था ये 1534 में। इसका निर्माण किसने किया था?
किंगडम ऑफ पुर्तगाल ने, पुर्तगालियों ने ही ये ऐसा किया कि इनको दे दिया कि आप इसको रखो, इसको एडमिनिस्ट्रेट करो, इसको ऑक्यूपाई करो, यहाँ पे जो भी चीजें आपको करनी है वो करो, लेकिन आंसरेबल होंगे आप किंग को। ये जमीन आपको राजा ने दी है, यहाँ पे आप बसो, व्यापार करो, जो करना है वो करो, सब चीजें आपके हाथ में हैं, आप यहाँ के पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर आपको, आप यहाँ के आपको पूरी आजादी है, लेकिन राजा के प्रति जवाबदेही आपकी रहेगी। लेकिन बाद में इन दोनों क्षेत्रों को क्या करके 15 क्षेत्रों को जोड़ के 2 भागों में बांट दिया और ड्यूल स्टेट गवर्नमेंट इसको बना दी गई। और नॉर्थ गवर्नमेंट जो है वो सेल्वाडोर से बेस्ड थी और साउदर्न गवर्नमेंट जो है वो रियो डी जेनेरो से थी। सेल्वाडोर बहुत महत्वपूर्ण था इनका, बाद में जब इसको यूनिफाइड भी किया गया था तो सेल्वाडोर के अंडर किया गया था, उसको ब्राजील की एक तरह से कैपिटल बनाया गया था, बाद में रियो डी जेनेरो को बनाया गया और आज के समय ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ये ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने क्या किया, यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, लोकल इंडिजीनियस लोगों के साथ शादियां करना शुरू कर दिया, मेनली वहाँ की महिलाओं के साथ, क्योंकि ज़्यादातर पुर्तगाली यहाँ पे मेल ही आए थे। अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है उसको भी यहाँ पे इस दौर में लाया गया, मतलब स्लेव बना के, और स्लेव बना के उनको भी यहाँ पे डेमोग्राफी में शामिल किया गया और धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे बदलती गई। और आप देखते हैं कि आज की जो ब्राज़ील की पॉपुलेशन है उसमें एकदम आपको मिक्सचर दिखेंगे, पुर्तगाली ब्राजीलियन ओरिजिनल के जो लोग हैं उनका भी आपको एक ऐसा दिखेगा कि उन्होंने शादी विवाह करके जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेमोग्राफी को एकदम से बदल दिया। और स्किन कलर से आप जान नहीं सकते किसी को, वहाँ पे मेनली नहीं जान सकते, जो बहुत कम आपको ऐसे दिखेंगे लोग जो कि सिर्फ एक ही ओरिजिन के दिखेंगे कि अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, उनका विवाह अफ्रीकन से होता हुआ आ रहा है, ऐसा आपको कम दिखेगा। अफ्रीकन से वहाँ के नेटिव से शादी करी और इसी तरह से पुर्तगालियों ने भी वहाँ के नेटिव से शादी करी और आपस में करके क्रॉस ब्रीड्स यहाँ पे तैयार हो गई। तो 1534 से 1572 के बीच में ये जो चीज़ें हुई वो मैं आपको पहले भी मैप में दिखा चुका हूँ कि ऐसे 2 भागों में बट गया था ब्राज़ील। उसके बाद क्या होता है कि इबेरियन यूनियन बनती है। इबेरियन यूनियन मतलब इबेरियन जो पेनिनसुला है, पुर्तगाल और स्पेन वाला जो क्षेत्र है वो इबेरियन यूनियन वहाँ पे बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो यंग किंग होता है पुर्तगाल का उसकी डेथ हो जाती है और स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक तरह से रिश्ते तो होते ही हैं, उनके बीच में आपस में पॉलिटिकल मतभेद भी होते हैं, उनके बीच में राइवलरी भी चलती होती है, लेकिन उनके पारिवारिक संबंध भी होते हैं। तो इस दौरान जो है इबेरियन यूनियन जो है एक यूनियन बन जाती है, इबेरियन पेनिनसुला वाला जो क्षेत्र है वो एक यूनियन बन जाती है। ये इबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है, स्पेन और पुर्तगाल वाला क्षेत्र, ये दोनों जुड़ के एक हो जाते हैं और कुछ समय के लिए ये स्पेन की लीडरशिप में काम करता है। और ये जब एक यूनियन बन जाती है तो इनकी बहुत सारी कॉलोनीज दुनिया भर में होती हैं। स्पेन की कॉलोनीज आपको इधर दिखेंगी, उस बीच वाले क्षेत्र में आपको पुर्तगाल की कॉलोनीज दिखेंगी, जिसको पुर्तगाल ही ऑटोनोमसली चला रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेन का भी प्रभाव इस यूनियन की वजह से पड़ता है सभी कॉलोनीज के ऊपर। तो ये जो पीरियड था, तो इस दौरान ब्राजील जो है वो कॉलोनी तो पुर्तगाल की थी और पुर्तगाल के साथ ही पुर्तगाल के लोग ही उसको चलाते थे, लेकिन ब्राजील को क्योंकि वो उस समय स्पेन का इन्फ्लुएंस भी पुर्तगाल की राजनीति पे पुर्तगाल के ऊपर था, तो इसलिए उसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़े हैं। और ये यूनियन 1580 से 1640 के बीच में रही है, तकरीबन 60 साल रही है, तो ब्राज़ील के इतिहास में इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। तो उस समय स्पेनिश किंग थे फिलिप II, उन्होंने ब्राज़ील को एक पुर्तगाली पोजीशन माना पूरी तरह से कि ये आपका है, आपके ही लोग इसको, पुर्तगाल के ऑफिशियल ही इसको गवर्न करेंगे। लेकिन क्योंकि स्पेनिश किंग फिलिप II जो है वही सारी इस यूनियन को मैनेज कर रहा था, तो नए सॉवरन के तौर पे उसको ट्रिब्यूट जरूर देना पड़ेगा, ये चीज़ थी। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पड़ा ब्राज़ील के ऊपर। पॉजिटिवली अगर आप देखें तो आज जो ब्राज़ील आप देखते हैं उसकी शेप मेंटेन रही, उसकी जियोग्राफी मेंटेन रही, क्योंकि वो फॉरेन थ्रेट से बच पाया, क्योंकि स्पेन की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, स्पेन की नेवी बहुत पावरफुल थी, तो उसको हराना मुश्किल था इस क्षेत्र में। और पुर्तगाल अपनी कॉलोनी को यहाँ पे बचा के रख पाया इस दौरान फ्रेंच और डच इन्वेजन से स्पेशली। तो एक तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव ही इसको देख सकते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डिक्लाइन कर गई इस दौर में, क्योंकि ब्राज़ील के पास ब्राज़ील वुड का पेड़ था, शुगर था, कॉटन था, तंबाकू था, ये सब चीज़ें थी। और उस समय स्पेनिश लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए कई सारे जो है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे इस क्षेत्र के ऊपर और कई सारे टैरिफ बैरियर लगाए थे, जिसकी वजह से जो है ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट्स जो हैं
वो मार्केट में ज़्यादा सेल आउट नहीं हो पाते थे और उनकी इकोनॉमी को काफ़ी हर्ट हो रहा था इस वजह से, इबेरियन यूनियन की वजह से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद कुछ इंडिजीनियस रिबेल भी हुई। अगर आप देखें 1554 से 1587 के बीच 67 के बीच में, इस दौर में 60-70 के दशक में 16वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे टमोयोको कॉन्फेडरेशन बनाई। टमोयो कॉन्फेडरेशन जो था वो एक मिलिट्री अलायंस थी अब ओरिजिनल चीफ की, जो यहाँ पे नेटिव लोग रहते थे। उनको इस चीज़ का लग रहा था कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती कॉलोनियल पावरों ने अपना जमावड़ा स्थापित कर दिया है, पॉलिटिकल रूल स्थापित कर दिया है और उनको ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को ऑक्यूपाई करके उनको अपना गुलाम बना लिया है, अपनी कॉलोनी बना लिया है। तो वो लोग जो है इनसे आज़ादी चाहते थे, लेकिन आज़ादी इनको हासिल हुई नहीं। शुरुआती तौर पे जो भी यहाँ पे रिबेलियंस हुए उनको बड़े स्तर पे दबाया गया और इन लोगों का मकसद, मेन रीज़न ये था कि इन लोगों को स्लेव बनाया जा रहा था। इनके लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मास मर्डर हो रहे थे, तो ये मर्डर वगैरह ये सब हो रहे थे, तो इन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। पुर्तगालियों को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। और टमुया जो मतलब है, टमुया अलायंस मैंने आपको बताया ना, कॉन्फेडरेशन, टमुया का मतलब होता है एल्डर या ग्रैंडफादर होता है। तो इनके उस तरह से इन्होंने इस वॉर को ऑर्गेनाइज किया था कि ये किसी भी तरीके से पुर्तगालियों के खिलाफ वॉर लड़के अपनी आज़ादी हासिल करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि पुर्तगाली स्पेनिश आर्मी, इनके पास ज़्यादा बेहतर वेपन थे, ज़्यादा बेहतर आर्मी थी, वेल इक्विप्ड आर्मी थी, इनकी नेवी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से ये जो नेटिव लोग थे ये इनका सामना नहीं कर पाए और इनसे वॉर में जीत नहीं पाए। ये सब चीज़ें हो रही थी। उसके बाद शुगर एज आती है। शुगर एज मतलब शुगर केन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती होगी। तो शुगर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता था 16वीं सेंचुरी में और ब्राज़ीलियन इकोनॉमी शुगर केन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। उनकी सोसाइटी और उनके लोग ट्रेड के लिए भी और उनके काम के लिए भी। और अब इस दौर में शुगर केन के जो व्यापार है, प्लांटेशन है, उसको मैनेज कौन कर रहा था? मेनली यहाँ पे कर रहा था पुर्तगाल, लेकिन बाकी यूरोपियंस ने भी आके अपने हाथ आजमाने की कोशिश करी, जैसे डच ने करी, फ्रांस ने करी, लेकिन उनको ज़्यादा सफलता हासिल हुई नहीं क्योंकि पुर्तगालियों ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया। तो कॉलोनिस्ट लोग जो हैं शुरुआत में, ये जो पुर्तगाली हैं ये शुरुआत में तो यहाँ के जो नेटिव हैं उनको ही गुलाम बनाते हैं, स्लेव बनाते हैं और उनसे फोर्स लेबर करवाते हैं। लेकिन यूरोपियंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेरिकी महाद्वीप के अंदर अपनी कॉलोनीज स्थापित करते समय ये बात समझ में आई कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं उनको गुलाम बनाने से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो नहीं रहा है ट्रेड में। एक तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, इतने बेहतर वर्कर नहीं हैं, लेबर वर्कर नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्लेव्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अफ्रीका से। तो एक यहाँ पे ट्राइंगल बनता था, एक ट्रेड ट्राइंगल बनता था अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकी महाद्वीपों के बीच में। कैसे कि देखिए, ग्रेट ब्रिटेन जैसे फॉर एग्जांपल, या यूरोप पूरा कलेक्टिवली देखिए, इस ग्रेट ब्रिटेन से ही मत देखिएगा इसको। यहाँ से क्या करते थे ये यूरोपियंस, यहाँ से अपनी जहाज भेजते थे, जहाज भेज के यहाँ से स्लेव्स को ले जाकर अमेरिकी महाद्वीपों में ले जाते थे। आप यहाँ पे पुर्तगाल को ही समझिए मेनली। तो पुर्तगाल यहाँ से बहुत सारे स्लेव्स को यहाँ पे ले जाता, अपनी कॉलोनीज में ले जाता, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों महाद्वीपों में जाते और तकरीबन 5 मिलियन के आसपास, 5 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे स्लेव्स को ले जाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा स्लेव्स जो हैं वो यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर ले जाए गए। उसमें बहुत सारे स्लेव्स तो मारे गए, बहुत सारे जो हैं वो बीमारियों की वजह से मारे गए, कईयों को यहाँ पे मतलब ऐसी स्थिति में ले जाया गया कि वो लेबर के दौरान ही मर गए। तो ये लोगों को ले जाते थे, इनको क्या किस में काम कराते थे, अपने प्लांटेशंस होते थे, शुगर का, तंबाकू, कॉटन, इनकी खेतों में काम कराते थे। पैसा उनको दिया नहीं जाता था, उनको साथ बहुत ही टॉर्चरस बिहेव किया जाता था। और यहाँ से ये ट्रायंगल में क्या होता था, यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जो चीज़ें उगती थी, जो कच्चा रॉ मटेरियल होता था, उसको ये यूरोप ले जाते थे। यूरोप में ले जाके, क्योंकि यूरोप में उस दौर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग गुड जो हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे वापस बेच देते थे। तो यूरोप को तो यहाँ पे दोहरा फायदा था कि रॉ मटेरियल तो यहाँ से बहुत ही सस्ते में खरीद लो और उन रॉ मटेरियल को तैयार भी इन स्लेव्स से करवा लो और वापस अपने यहाँ पे जो तैयार हो रहा है सामान, जो भी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन रॉ मटेरियल से, उनको वापस इन्हीं लोगों को बेच दो।
तो इस तरह से ये ट्रायंगल चल रहा था और पूरी तरह से यूरोप ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इन सभी महाद्वीपों का एक्सप्लॉयटेशन किया, यहाँ के लोगों को टॉर्चर किया और उनके संसाधनों और उनके लोगों को पूरी तरह से शोषित किया। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और इस दौरान मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसी ट्रायंगल में एक चीज़ और मेंशन होनी चाहिए, वो है कि यूरोप ने अमेरिकी महाद्वीप के अंदर कई सारी बीमारियों को इंट्रोड्यूस किया, जैसे स्मॉल फॉक्स, चिकन फॉक्स, ये सब बीमारियां जो हैं, मलेरिया, ये सब ये यहाँ पे लेके गए, जिसकी वजह से अमेरिकी महाद्वीप की ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है उसकी तकरीबन 70% आबादी इन बीमारियों की वजह से ख़त्म हो गई, मारी गई, क्योंकि उन बीमारियों का उनके पास कोई इलाज नहीं था और वो उनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत बढ़ गई। मोर्टेलिटी की वजह से बहुत लोग मारे गए तो इनके पास स्लेव्स की कमी पड़ गई और उन स्लेव्स को ये कहाँ से लेके गए? अफ्रीकन महाद्वीप से लेके गए। उन स्लेव में से कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया, कुछ आंदोलन भी हुए, लेकिन उन आंदोलनों को दबा दिया गया और उन लोगों को और ज़्यादा परसिक्यूट किया गया। सब्सिक्वेंटली ये जो ब्राज़ील के अंदर आज भी अफ्रीकन पॉपुलेशन रहती है, वो उनका एक अभिन्न अंग बन गई, हिस्सा बन गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लाया गया था। उन लोगों ने लोकल्स के साथ भी शादी के संबंध स्थापित किए और वो लोग उनके साथ भी रहने लगे। ये एक अच्छा प्रोसेस रहा है ब्राज़ीलियन सोसाइटी का कि वहाँ पे लोग जो हैं वो मिक्स हो गए, आपस में शादियों के माध्यम से उनसे जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से रेसिज्म जो है वो ब्राज़ील में होता तो सब जगह ही है, लेकिन इतना नहीं है जितना आप समझ सकते हैं। स्लेवरी का अंत जो है 1888 में हुआ। अमेरिका में आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन के दौर में हुआ था और यहाँ पे बाद में हुआ 1888 में। तो यहाँ पे स्लेवरी जब ख़त्म हुई उसके बाद ही चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल में आ गई और ब्लैक लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट करने बंद कर दिए। ये चीज़ें हुई। इसी दौरान डच ने भी अपने हाथ आजमाने की कोशिश करी 17वीं शताब्दी में कि वो भी ब्राज़ील के कुछ हिस्से को कंट्रोल करना चाहता था। उनका मेन इंटरेस्ट था यहाँ के शुगर प्रोडक्शन में, वो भी शुगर जो है उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। तो उन्होंने कुछ क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लिया और वो क्षेत्र आप देख लीजिए कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको अपने कंट्रोल में लिया डच लोगों ने। फ्रांस ने भी थोड़ा सा क्षेत्र अपने कंट्रोल में लिया, थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पे ब्रिटिश ने भी लिया। हालांकि इन्होंने कोशिश तो और भी करी थी कि ये और क्षेत्रों को भी अपने कंट्रोल में लें, लेकिन पुर्तगाली यहाँ पे अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखे हुए थे। तो उन्होंने यहाँ पे इन लोगों के साथ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट करे, लड़ाइयाँ लड़ी और इन लोगों को यहाँ पे स्थापित नहीं होने दिया, इनको यहाँ से भगा दिया। तो ये चीज़ें हुई। तो पुर्तगालियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से 1654 में ब्राज़ील से डच लोगों को मेनली एक्सपेल कर दिया गया और थोड़े से हिस्से में वो साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में, जो कि कैरिबियन से लगता हुआ क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पे अपनी छोटी सी कॉलोनी को स्थापित करने में सफल रहे। ज़्यादा सफलता इनको हासिल हुई नहीं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद किंगडम ऑफ ब्राज़ील कैसे बना या एम्पायर ऑफ ब्राज़ील कैसे बना। अब आप जानते हैं कि ब्राज़ील के अंदर रूल किसका चल रहा था इस दौर में? पुर्तगाल का चल रहा था। तो ब्राज़ील को जो भी लोग मैनेज करते थे वो पुर्तगाली थे। और अगर हम अमेरिकी महाद्वीपों के डीकोलोनाइजेशन की बात करें, उनकी आज़ादी की बात करें, तो सामान्यतः ज़्यादातर देश जो हैं वो एक रिपब्लिक स्टेट के तौर पे ही आज़ाद हुए हैं, वो डेमोक्रेसी के तौर पे स्थापित हुए हैं। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मान लीजिए, जो कि दुनिया की पहली डेमोक्रेसी बना, ब्रिटेन से आज़ाद होकर 1776 में उन्होंने आज़ादी घोषित कर दी थी और उसके बाद एक लंबा लड़ाई लड़के 1783 में तो वो आज़ाद हो ही गया था फाइनली। तो वो एक रिपब्लिक स्टेट बना। लेकिन कुछ ऐसे देश थे, 3 ही ऐसे देश थे जो कि मोनार्की के तौर पे आज़ाद हुए अपनी कॉलोनियल ताकतों से, जिसमें आप देख सकते हैं मैक्सिको, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हैती रिवॉल्यूशन, इसके बारे में मैं जल्दी बनाऊंगा, ये फ्रांस से आज़ाद हुआ। मैक्सिको जो है स्पेन से आज़ाद हुआ और ब्राज़ील वो भी एक किंगडम के तौर पे पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो उस दौरान जब हैतियन रिवॉल्यूशन हो रहा था 17वीं शताब्दी के बीच में, तो उस समय फ्रांस से इन्होंने अपनी आज़ादी छीन ली और उस दौरान जो है कई सारे रिवॉल्यूशन पुर्तगाल से आज़ाद होने की मुहिम में ब्राज़ील में भी चल रहे थे। और एक ऐसी स्थिति में पुर्तगाल क्या एम्पायर भी पहुंच चुका था कि वो भी थोड़ा कमज़ोर हो चुका था। तो ब्राज़ील के लोग भी अपने आप को आज़ाद कराना चाहते थे और ब्राज़ील के लोगों से ज़्यादा वहाँ की हुकूमत, जो पुर्तगाल को रिप्रेजेंट करती थी लेकिन रहती थी ब्राज़ील के अंदर, एक अलग हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पुअर वाइट्स, कुछ अपर क्लास वाइट्स,
कुछ फ्री जो लोग हैं वो, कुछ स्लेव और कुछ मिक्स रेस के जो नेटिव्स थे वो रिवोल्ट कर रहे थे पुर्तगाली क्राउन के खिलाफ। और इसमें वो चाहते थे कि स्लेवरी को अबोलिश किया जाए, कैथलिक चर्च से पावर ले ली जाए, सभी तरीके का रेशियल ऑपरेशन जो है वो ख़त्म किया जाए, एक नई तरीके की सरकार स्थापित की जाए और सबको इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल राइट्स मिलें। ये सारी चीज़ें वो चाहते थे, लेकिन उनको ज़्यादा सफलता इनमें मिली नहीं। उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया गया और जो भी छोटे मोटे रिवोल्ट हो रहे थे उनको दबा दिया गया। ये चल रहा था 17वीं शताब्दी में। लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। 18वीं शताब्दी का अंत होता है और 18वीं शताब्दी के अंत होते होते एक बड़ी घटना होती है, वो होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से 1799 के बीच में। और उसके दौरान ही एक व्यक्ति का राइज होता है, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ताकतवर मिलिट्री जनरल माना जाता है, फ्रांस का था वो। उसने एक मुहिम चला दी, एक नेपोलियनिक वॉर का एरा शुरू कर दिया। और ये लोग जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान यूरोप के बाकी लोग फ्रांस के अंदर, फ्रांस की जो पुरानी मोनार्की है उसके सपोर्टर थे और फ्रांस को अटैक करना चाहते थे, उनके खिलाफ नेपोलियन ने एक मुहिम चलाई और पूरे यूरोप को खदेड़ के रख दिया। ये आप फ्रांस देख रहे हैं और इस फ्रांस का डोमिनेंस देखिए आप किस क्षेत्र में है। फ्रांस इतना सा था जो डीप ब्लू कलर में दिख रहा है, इसने अपने आसपास के क्षेत्रों को तो जीत लिया, इसने इटली तक के क्षेत्रों को जीता, इसने आज का जो जर्मनी का जो क्षेत्र दिखता है उसको भी जीता, ऑस्ट्रिया के क्षेत्र को जीता, प्रूशिया को जीता जो आगे चल के लीडर बना जर्मन किंगडम का, तो इन क्षेत्रों को जीत लिया, बेल्जियम वाले क्षेत्रों को जीत लिया, स्पेन को भी जीत लिया 1808 के आसपास, और पुर्तगाल को भी विवश कर दिया 1808 के आसपास कि इसका जो किंग है वो यहाँ से भाग जाए, और उसको एक्सपेल पे भेज दिया कि जाओ, अब यूरोप में तुम्हारा कुछ नहीं बचा, अब जहाँ पे तुम्हारी कोई कॉलोनी है वहाँ पे जाके रहो। अब इनकी कॉलोनी सबसे बड़ी ब्राज़ील थी तो वहाँ पे इनको जाके रहना था। तो ये स्थिति इनके साथ हुई 1808 के पेनिनसुलर वॉर में। नेपोलियनिक वॉर का ही ये हिस्सा थे पेनिनसुलर वॉर, यानी ये वाला जो इबेनियन पेनिनसुला है, यहाँ पे जो लड़ाई हुई उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करना पड़ा, ये जो पुर्तगाली रिजीम है उसको अपनी जगह को छोड़ के रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील के अंदर शहर है, वहाँ पे अपने आप की सरकार का जो पूरा फंक्शन है वहाँ से मैनेज करना पड़ा। और आने वाले 15 साल तक लिस्बन से नहीं बल्कि रियो डी जेनेरो जो शहर है ब्राज़ील से पुर्तगाल की हुकूमत चल रही थी। और 1815 में ये नेपोलियनिक वॉर जो है वो भी समाप्त हो जाते हैं। नेपोलियनिक वॉर में अंत में क्या होता है, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है। वाटरलू वाली लड़ाई के अंदर जो है नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की स्थिति पहले जैसी हो जाती है जैसी नेपोलियन से पहले थी। मतलब स्पेन के अंदर स्पेन की मोनार्की वापस आ जाती है, पुर्तगाल के अंदर पुर्तगाल की मोनार्की वापस आ जाती है, फ्रांस के अंदर भी वो पुरानी लुई वाली जो मोनार्की है वो वापस यहाँ पे आ जाती है। तो ये स्थिति होती है। लेकिन इस दौर में भी जो पुर्तगाली रिजीम है वो ब्राज़ील में ही रहती है काफ़ी लंबे समय तक, 1821 तक इवन वो ब्राज़ील में ही रह के अपनी हुकूमत को चलाती है। तो पुर्तगाल की यहाँ से जब स्थिति खराब हुई तब वो यहाँ पे आके रियो डी जेनेरो में अपनी हुकूमत स्थापित करता है। तो ये कॉलोनियल ताकतें जो कि यूरोप से पूरी दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करती थी, नेपोलियनिक वॉर के एरा में ये बहुत कमज़ोर हो गई। और कमज़ोर जब हो गई तो इनको भागना तक पड़ गया था, स्पेन और पुर्तगालियों जैसे बड़े किंगडम्स को भी। तो पुर्तगाल यहाँ पे आके भाग गया, स्पेन की भी यहाँ पे हालत ख़राब हो गई, स्पेन की भी कॉलोनीज इस दौर में आज़ाद होना शुरू हो गई, और अब पुर्तगाल का भी नंबर है और पुर्तगाल की भी कॉलोनीज उससे अलग होने की मुहिम पे पहुँच रही वाली थी। उस दौरान राजा जो था पुर्तगाल का वो था किंग जॉन सिक्स्थ। किंग जॉन सिक्स्थ जो था वो पुर्तगाल का राजा था, और ये ब्राज़ील में रहता था पहले रियो डी जेनेरो में 1821 तक, और 1821 में ये वापस पुर्तगाल लौट जाता है और अपने बेटे डोम पेड्रो को, जिसको पेड्रो फर्स्ट ऑफ ब्राज़ील कहा जाता है और पेड्रो फोर्थ ऑफ पुर्तगाल कहा जाता है, नाम याद रखिएगा डोम पेड्रो, ये जो है इसको ब्राज़ील में छोड़ के चला जाता है कि तुम ब्राज़ील को मैनेज करो, और खुद चला जाता है कहाँ पे, पुर्तगाल में। अब क्योंकि पेड्रो जो है वो ये जानता था, वो बड़ा बेटा था, उसका छोटा भाई भी था मिगुएल फर्स्ट
पुर्तगाली का जो इसका बेटा जो है, इसके दो बेटे थे, मैं बता देता हूँ आपको। जॉन 6 के दो बेटे थे, एक तो पेड्रो और दूसरा था मिगुएल। तो मिगुएल और पेड्रो के बीच में बनती नहीं थी। पेड्रो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का समर्थक था और मिगुएल जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक था। पेड्रो को ब्राजील दे दिया गया था और पेड्रो को ये बात पता थी कि लिस्बन और पुर्तगाल वाला जो क्षेत्र है वो मिगुएल के हाथ में रहेगा। तो पेड्रो ने यहाँ पे 1822 में ही ये कह दिया था कि वो ब्राजील को पुर्तगाल से अलग करना चाहता है और उसे ये बात पता थी कि अब पुर्तगाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ब्राज़ील, जो ओरिजिनल ब्राज़ील है, जो ब्राज़ील कॉलोनी है पुर्तगाल की, अगर उसे हम अलग कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और मेरे पास ज़्यादा ताकत रहेगी। तो ये इस चीज़ का कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन उसने 1822 में अपने आप को एम्परर ऑफ ब्राज़ील घोषित कर दिया और इसका नाम माना जाता है एम्परर पेड्रो फर्स्ट ऑफ ब्राज़ील। ये चीज़ ये कर रहा था। उसके बाद ये पुर्तगाल भी जाता है और वहाँ पे जाके अपने भाई मिगुएल फर्स्ट ऑफ पुर्तगाल के खिलाफ लिबरल वॉर्स में भी पार्टिसिपेट करता है। लिबरल वॉर्स ये होते हैं बेसिकली पुर्तगाल के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी या एब्सोल्यूट मोनार्की बनेगी। तो ये चीज़ जब चलती है तो मिगुएल जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक होता है। लेकिन फिर ब्राज़ील जो है इस वॉर के बाद अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद कर देता है और एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रियो डी जेनेरो इन 1825। इसमें ब्राज़ील की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है पुर्तगाली अंपायर के द्वारा। हालांकि चला कौन रहा था ब्राज़ील को? वही पुर्तगाली जो डायनेस्टी है उसी का एक वंशज चला रहा था जिसका नाम है पेड्रो फर्स्ट। ये चीज़ होती है। लेकिन डॉम पेड्रो फर्स्ट जो है इसको आगे चल के ब्राज़ीलियन थ्रोन को छोड़ना पड़ता है 1831 में, क्योंकि यहाँ पे जो लिबरल और जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो लोग जो हैं दोनों ही इसको पसंद नहीं करते, तो इसके पास समर्थन बचता नहीं है। तो ये यहाँ से अपने थ्रोन को छोड़ देता है और अपने बेटे पेड्रो सेकंड को, जो कि सिर्फ 5 साल का होता है, उसको कहता है कि ये अब अगला एम्पायर है, एम्परर है आपका, ये राजा बनेगा, मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल। पुर्तगाल में उसकी बेटी होती है डोना मारिया। डोना मारिया को सपोर्ट करने के लिए जाता है कि आगे आने वाले समय में पुर्तगाल की क्वीन जो है वो डोना मारिया बने और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हो। तो वो लिबरल वॉर्स जो है वो अभी भी आगे चल रही थी। डोम पेड्रो उसको ज्वाइन करने के लिए चला गया अपने 5 साल के बेटे को ब्राज़ील में छोड़ के। अब ये 5 साल का जो बेटा है वो रूल तो नहीं कर सकता, उसकी माँ जो है उसको यहाँ पे छोड़ जाता है मारिया लियोपोल्डिना को उसके साथ, उसके रिजेंट के तौर पे। और उसके रिजेंट के तौर पे एक और व्यक्ति होता है उसका गार्जियन, जिसका नाम होता है जोस बोनिफेसियो। इस व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम डोम पेड्रो के गार्जियन के तौर पे कुछ समय के लिए जो है यहाँ पे रूल करो और उसके बाद जब ये पेड्रो सेकंड जो इसका बेटा है वो बड़ा हो जाए तो उसको इसका एकदम पूरी तरह से पावर दे दिया जाए। तो जो डोम पेड्रो सेकंड जो कि पेड्रो फर्स्ट का बेटा है वो 14 साल का होता है तो उसको पूरी ताकत दे दी जाती है और ये आदमी जो है एक अच्छे रूलर के तौर पे स्थापित होता है। इसने काफी काम किया, इसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, पार्लियामेंट्री मोनार्की बनाई बेसिकली, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसमें राजा तो रहेगा लेकिन एक संविधान भी रहेगा और संविधान के हिसाब से ही उस राजा को भी चलना पड़ेगा। अगले 50 साल तक जो है इसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक तरह से जमा के रख दिया। इस दौर में काफी प्रोस्पेरिटी हुई, काफी डेवलपमेंट हुए ब्राजील का और काफी अच्छा समय माना जाता है। लेकिन पेड्रो सेकंड जो है इसको भी 15 नवंबर 1889 को जो है जनरल डियोडोरो दा फोंसेका ने जो है एक तख्ता पलट के तहत हटा दिया और ये एक रिपब्लिकन मिलिट्री कू था। अब रिपब्लिकन मिलिट्री कू तो लग रहा है लेकिन इस दौर में भी ये एक अलग तरीके का रिपब्लिकन मिलिट्री थी, क्योंकि रिपब्लिकन में क्या होता है, रिपब्लिक की मेन धारणा थी कि जनता के चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन जनता का चुना हुआ नहीं था, ये एक सिस्टम का ही हिस्सा था। एक जनरल था, मिलिट्री जनरल था जिसने तख्ता पलट करके अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। तो ये पहला प्रेसिडेंट बनता है ब्राजील का, कौन? जनरल डियोडोरो डा फोंसेका, ठीक है, ये व्यक्ति बनता है। तो रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील इसका नाम रख दिया जाता है उस समय। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील था उस समय। उसके बाद इसको चेंज करके 1967 में फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील इसका नाम रखा गया। कई यहाँ पे 2 मिलिट्री प्रेसिडेंट्स ने रूल किया, 4 साल की डिक्टेटरशिप दोनों ने चलाई और उसके बाद यहाँ पे कुछ और तक चीजें बदल गई
और ये व्यक्ति जो है ये पहला प्रेसिडेंट है, ये मैं डियोडारो की बात कर रहा हूँ, ये डियोडारो था, ठीक है। इसने मिलिट्री कू के तहत जो है एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाने की मुहिम चलाई थी और डिक्टेटरशिप ही एक तरह से चलाई थी। तो 1889 से लेके 1930 के दौर में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर फर्स्ट रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको 1891 में स्टैब्लिश किया गया, जहां पे जो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था 1891 में, इसमें औरतों और अनपढ़ लोगों को वोटिंग अधिकारों से वंचित रखा गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इनका आज के समय ऐसा कभी भी कहीं नहीं देखने को आपको मिलता है, लेकिन उस दौर में ऐसा था। इवन 20वीं शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश आज़ाद हुए, ज़्यादातर उन्हीं देशों ने अपने वुमेन्स को और अपने सारी सोसाइटी के लोगों को वोटिंग राइट्स दी हैं, जिसमें भारत भी था एक। बाकी पहले जो रिपब्लिक स्टेट्स बने थे ज़्यादातर उनमें औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, ज़्यादातर जगहों पे नहीं थे। इलिटरेट्स को नहीं थे, जिनके पास, कई जगह ऐसा था जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको अधिकार नहीं थे। तो एक सोसाइटी के कुछ तबके को ही ताकत दी जाती थी, कुछ ही हिस्से को जो है वोटिंग राइट्स मिलते थे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पे निर्माण हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1891 में बना, और इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, जो गवर्नमेंट के जो 3 फंक्शन हैं उनको क्रिएट किया गया। प्रेसिडेंट का जो टर्म है उसको 4 साल के लिए बनाया गया और डायरेक्ट इलेक्शंस के तहत जो है प्रेसिडेंट का यहाँ पे चुनाव होता था। तो वो चीज हो गई, तो मतलब एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट तो बन ही गई, हालांकि चाहे उसमें हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार ना हो, लेकिन एक रिपब्लिकन बना। ओल्ड रिपब्लिक का जो दौर है वो 1889 से 1930 के बीच में ये चला है। लेकिन इस दौर में भी कुछ करप्शन होता था, चुनावों में भी चुनाव की प्रक्रिया में करप्शन होता था। कुछ लोगों को ही प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस में खड़ा होने का मौका मिलता था। गवर्नर की पॉलिसी, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई थी, कुछ ऐसे लूप होल्स क्रिएट किए गए जिससे क्या है कि पावर कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में रहे, कुछ लैंड ओनर्स और पॉलिटिशियंस के बीच में सांठगांठ चल रही थी। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनको जो है पावर कंट्रोल से दूर रखा गया और फेवर के आधार पे और आपसी सांठगांठ के आधार पे ही चीजें, सरकारें यहाँ पे चल रही थी। रिपब्लिकन होने की बात जरूर चल रही थी, लेकिन यहाँ पे पूरी डेमोक्रेसी नहीं थी, ढोंग चल रहा था बहुत चुनावों के नाम पे। फिर 1893 से लेके 1926 के बीच में कई मूवमेंट्स हुए, सिविलियन मिलिट्री मूवमेंट्स हुए, जिनमें ये चीजें, जिनको दिख रही थी कि ये चीजें हो रही हैं, उनको भी पता था कि क्या हो रहा है, कौन चुनाव में क्या धांधली कर रहा है। तो नेवी, आर्मी और सिविलियन सभी डिससेटिस्फाइड थे और उन्होंने डेमोक्रेटिक चेंजेस के लिए डिमांड करी, और डिमांड के बाद फाइनली 1930 में एक और बड़ा मिलिट्री कू हुआ। तो 1930 से 45 के बीच में क्या कुछ हुआ उसकी हम बात करेंगे। तो गेटुलियो वर्गास नाम का एक मिलिट्री लीडर जो है, वो पहले के प्रेसिडेंट वाशिंगटन लुई को हटा के वर्गास रिजीम को स्टैब्लिश करता है और ये 1945 तक चलती है, दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक चलती है। इसके अंत में इसमें क्या होता है कि इस दौरान ब्राजील में कई सारे चेंजेस किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किए गए और यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स किए गए। बहुत सारी चीजें इसने करी, कुछ चीजों से लोग खुश थे, कुछ लोग कुछ चीजों से खुश नहीं भी थे अभी तक। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है उसको प्रमोट किया गया। यहाँ पे वर्कर्स और पीजेंट्स की जो स्थिति है उसमें सुधार देखने को आपको मिलता है। तो पहले की रिपब्लिक गवर्नमेंट से अभी की रिपब्लिक गवर्नमेंट जो थी आगे आने वाली, वो बेटर थी और उसमें ज्यादा उदार और ज्यादा लिबरल चीजें आपको देखने को मिलती हैं, लोगों के पास ज्यादा अधिकार देखने को मिलते हैं। तो 1934 में वर्गास ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया जिसमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो थोड़े बेहतर तरीके से स्टैब्लिश हो पाए। तो ये चीजें हो रही थी। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आया और दूसरे विश्व युद्ध में शुरुआत में तो ब्राजील जो है वो न्यूट्रल था, किसी की तरफ नहीं था, लेकिन बाद में जर्मन यू बोट्स जो थी उन्होंने ब्राजीलियन शिप्स के ऊपर भी अटैक कर दिया। तो प्रेसिडेंट वर्गास ने एक्सिस पावर के खिलाफ साल 1942 में जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया और वॉर एक्सिस पावर्स के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया। तो एक्सिस पावर में कौन था आप जानते होंगे ना, जर्मनी, इटली, जापान, ये लोग थे। और अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया तो अलाइड पावर में कौन था, यूएसए, यूके, रशिया और फ्रांस, ये सब देश इसमें थे। भारत में इसी में पार्ट में था ऑब्वियसली, क्योंकि भारत कॉलोनी था उस समय ब्रिटेन की, तो उसका पार्ट होना ही था। तो बैटल ऑफ अटलांटिक में इन्होंने काफी मदद करी इन अलाइड पावर्स की, ताकि वो
एक तरह से पार्टिसिपेट कर जीत पाए इस वॉर में। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये पहला ऐसा देश था जो कि इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था। इसने बाद में जाके इटली के अंदर भी अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया और वहाँ पे भी अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अलाइड पावर्स को जिताने में हासिल करी, एफर्ट्स दिए और काफ़ी उनको मदद करी। और इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी इनके संबंध जो है एक रीजनल पावर के तौर पे स्थापित हुए और यूनाइटेड स्टेट्स और इनके बीच में टाइज उस दौर से देखने को मिलते हैं। उसके बाद 1945 से 1964 का दौर आया और वो दौर जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर का दौर था। कोल्ड वॉर का दौर था तो चीज़ें अब दो पावर हब के तौर पे अमेरिका और यूएसएसआर निकल के आए थे। इस दौर में क्या हुआ इसकी बात करते हैं। तो 1945 में वर्गस रिजिम के खिलाफ एक मिलिट्री कू होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होती है, नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होती है। और एक कू जो होता है इसमें जो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज होती है। सिविल और मिलिट्री जो प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं यहाँ पे और उनको अलग अलग तरीके के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है। और क्योंकि अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट थी तो चीज़ें बदली और 1960 का वो दौर भी था जब राजधानी को शिफ्ट करके रियो डी जेनेरो से ब्राजीलिया बना दिया गया। तो ये भी एक अलग तरीके का मोमेंट था, एक ऐसा था कि हमें चीज़ों को चेंज करना है। उसके बाद आगे चल के सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इस दौर में जब देखने को मिली तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल फंक्शंस का राइज होने लगा, जिसमें लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इमर्ज होने लग गए। लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ग्रुप मतलब सोशलिज्म और कम्युनिज्म के भी कुछ ग्रुप्स यहाँ पे इमर्ज होने लग गए, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो गया और अमेरिका को लग रहा था कि अब हमें यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कभी भी अमेरिकी महाद्वीप में किसी भी तरीके की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो। इसीलिए साल 1964 में एक मिलिट्री कू होता है और इस मिलिट्री कू में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और इस मिलिट्री कू में अमेरिका ने भी चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार को हटा के डिक्टेटरशिप स्थापित करने में मदद करी थी ब्राजील के डिक्टेटर्स की। तो ये वो समय था जिस समय 5th ब्राजीलियन रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ था। 1 अप्रैल 1964 को स्टैब्लिश हुआ और 15 मार्च 1985 तक चला है, तकरीबन 21 साल तक ये चला। तो उस समय प्रेसिडेंट थे जॉन गोलार्ट। इसको हटा के आर्म्ड फोर्सेस ने एक तख्ता पलट किया और इसको हटा दिया और यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई। इस मिलिट्री डिक्टेटरशिप को कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन इसके खिलाफ था? जो लोग इस डेमोक्रेटिक सेटअप के मतलब समर्थक थे वो तो इसके समर्थन में थे ही, लेकिन ब्राजील की जो आर्मी थी उसके ज़्यादातर जो बड़े लोग थे वो इसके सपोर्ट में थे। कंजर्वेटिव एलिमेंट्स जो थे सोसाइटी के वो भी इसके सपोर्ट में थे, कैथोलिक चर्च भी इसके सपोर्ट में था, एंटी कम्युनिस्ट सिविल वाले मूवमेंट्स के जो लोग थे वो भी इसके सपोर्ट में थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसको ऑपरेशन ब्रदर सैम के नाम से इस ऑपरेशन के एक तरह से इस मिलिट्री को के समर्थन में था। और फाइनली जो है डिक्टेटरशिप इंस्टॉल की गई ब्राजील के अंदर, फिर से डिक्टेटरशिप, एक बार रिपब्लिकन फिर डेमोक्रेसी फिर रिपब्लिक फिर डिक्टेटरशिप और फिर डिक्टेटरशिप अगेन आ गई है। तो इस समय एक रेस्ट्रिक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ 1967 में और इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और पॉलिटिकल अपोजिशंस का विरोध किया गया, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई, जो भी लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे उनको जेलों में डाला गया और चीज़ें जो हैं एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म की रिजीम के तौर पे रिजीम देखी गई। एंटी कम्युनिस्ट इनकी गाइडलाइंस थी कि कम्युनिज्म का एकदम विरोध करते थे और वो दौर भी कोल्ड वॉर का था। तो कोल्ड वॉर में अमेरिका यही चाहता था कि एक एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो ब्राजील के अंदर स्थापित हो और ऐसा होने में काम भी हो पाए। इस दौरान जो है जीडीपी जो ग्रोथ जो है वो देखने को जरूर मिलती है। डिक्टेटरशिप के दौरान पे सारा बिजनेस जो है इनके कंट्रोल में होता है, इसको ब्राजीलियन मिराकल कहा जाता है। इस दौर में जितनी स्पीड से ब्राजील की इकोनॉमी ग्रो करी, लेकिन इस दौर में लोगों के सिविल राइट्स का बहुत हनन हुआ। उसके अतिरिक्त बहुत लोगों को यहाँ पे असैसिनेट भी किया गया, टॉर्चर भी किया गया, मीडिया को सेंसर किया गया। तो ये सब चीज़ें हुई, इन लोगों के अधिकारों को मार कर यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जरूर दिखाई जा रही थी, लेकिन थी तो डिक्टेटरशिप ही। लेकिन फाइनली जो है आगे चल के कई सारे डेमोस्ट्रेशन और कई सारे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि इनका भी विरोध करने लग गए लोग और उन्होंने कहा कि अब हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप की ज़रूरत है। और फाइनली 1984 में एक पॉपुलर मूवमेंट जिसका नाम था डायरेक्ट इलेक्शन नाउ, इसके तहत जो है कई सारे
सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हुए, नेगोशिएशंस हुए और फाइनली 1985 में जो है यहाँ पे एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार किया गया और टैनक्रेडो नेविस जो हैं वो इस इलेक्शन को जीतते हैं, लेकिन शपथ लेने से पहले ही वो बीमार होकर उनकी डेथ हो जाती है और उसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट जोस सार्नी को उनकी जगह प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। तो जोस सार्नी जो है वो आज का जो मॉडर्न डे ब्राज़ील है उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं इस नए 1985 के सेटअप में। और इन्होंने आके 1988 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया और उसके तहत जो है सिविल लिबर्टीज को स्थापित किया, रिस्टोर किया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया और इसमें जो है सभी को बराबरी के अधिकार, सोशल राइट्स और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट सभी चीज़ों का इनमें ध्यान रखा गया। तो इस तरीके से इसका री डेमोक्रेटाइजेशन हुआ 1985 में और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से सिस्टम इनका चल रहा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, जो एक नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो यहाँ पे compete कर सकती हैं, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मेनली हर देश में 2 ही पार्टी जो होती है, मेनली वही उन्हीं के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम है। और भले ही देखिए हर एक देश के अपने अपने दौर के अलग अलग ऑनगोइंग चैलेंजेस होते हैं, वो ब्राज़ील आज भी फेस करता है, लेकिन 1985 का जो ये परिवर्तन था, ये एक रीडेमोक्रेटाइजेशन का जो सिस्टम था, इसने एक बड़ा माइलस्टोन यहाँ पे सेट कर दिया और ब्राज़ील का पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जो है वो काफ़ी जो है स्टेबलाइज हो गया और उसके बाद हम आज का इजराइल देख पाते हैं। ये इजराइल जो है वो अब का इजराइल है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा, हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़िएगा, जहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ्स मिलेंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इनके साथ साथ आप वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और बाकी जो कोर्सेज यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में। साथ ही आप चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो, जो भी आपके सवाल हो, आपका कोई ओपिनियन हो, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोर्सेज को आप परचेस करेंगे तो आपको वीडियो लेक्चर्स, उनसे रिलेटेड नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे। सो सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।